शुरुआत से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं कितना कुछ बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार विकास चलते आ रहा है। युवाओं को साथ लेकर चलने की बात आप करें, लेकिन जब तक उनके हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, रोजगार के लिए आज आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के रोजगार की संख्या जो आप बोल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार में अपराध थे। जनता की हालत क्या होगी जब वहाँ के जो मुखिया है उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है। उसका भुगत रहे हैं, वो आज उनकी सरकार नहीं है। उसके बाद जो ईश्वर साहू जी को टिकट दिया गया, जिसका विधायक भी हैं वो भी तो पढ़े लिखे नहीं है। क्या बीजेपी उसी रास्ते में चल रही है? देखिए, उनकी और लखमा जी की बहुत अलग विचारधारा है। बीजेपी अपना पांव मजबूत करने के लिए क्या वाकई में एजेंसी का दुरुपयोग किया है? एजेंसी का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कानून व्यवस्था, संविधान जो है सबके लिए एक बराबर है। कैसे अपने एक इनकम को बढ़ा सकती है जोन, और कैसे बेहतर तरीके से इसको क्रियान्वयन कर सकती है? देखिए, राजस्व तब बढ़ता है जब डेवलप हो, और इसमें जागरूकता की बहुत ज़रूरत होती है। जितने डेवलपमेंट हो उसको ईमानदारी से किया जाए। जिनका टैक्स लगता है उनको टैक्स हम ईमानदारी से पटाएं। अवैध निर्माणों को रोका जाए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, नेता भी नहीं है, लेकिन ऐसे युवा नेता हैं जो वर्तमान जो राजनीतिक सफ़र है उसमें अपना एक खास मुकाम बनाने की प्रयास में है। उन्हें लगातार अलग अलग पार्टी को शपथ दिया जा रहा है और अपने आप को साबित करने के लिए काम भी कर रहे हैं। वर्तमान में वो जोन अध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं और मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सचिन मेघानी जी की। आज हमारे साथ वही मेहमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है सचिन मेघानी जी? आपका राजनीति में आना कैसा हुआ? देखिए, राजनीति का आने का सफ़र मेरा 2000 सन से है। स्कूल में जब मैं हिंदू हाई स्कूल में पढ़ता था तब चुनावी समय उस समय होता था, जब प्रेसिडेंट चुनने का होता था तो क्लास वाइज, क्लास में जो मॉनिटर हुआ करते थे उनसे क्लास में यानी स्कूल के उस समय स्कूल का प्रेसिडेंट चुना जाता था। तो उस समय राजनीतिक का सफ़र चालू हुआ, और स्कूल समय में लोगों की मदद करना, बड़े प्रेसिडेंटों से साथ मिलकर जो स्कूल की समस्या, फीस पटाना जो रहते, तो उस समय एक ललक थी कि अपने लोगों के लिए काम करना और किसी अपनों को कहीं तकलीफ़ ना हो। उस विचारधारा को लेकर राजनीतिक सफ़र चालू हुआ। और 2000 सन में जब जोगी कांग्रेस की सरकार थी, तो 3 साल जिस प्रकार से राजधानी बनने के बाद, तो उस समय तो बहुत छोटे थे हम, तो उस समय व्यापार व्यवसाय भी करना, पढ़ाई भी करना, कॉलेज भी जाना, तो उन क्षेत्रों में जाकर फिर मेरी सबसे पहले मेरे बड़े भाई संदीप मेघानी जी, जो मेरे साथ व्यापार में मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे गोपाल अग्रवाल जी से मिलवाया, जो बृजमोहन जी के बड़े भाई हैं। वो RSS संघ में जुड़े हुए हैं। तो उनसे मुलाकात होने के बाद, संघ में एक आध दिन में जाने के बाद, मुझे विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के आज तक कार्यकर्ता के। वो एक टर्निंग पॉइंट था आपके बीजेपी की ओर झुकाव का? ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, उनकी विचारधारा में, जैसे एक परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, परिवार में एक अनुशासन होता है, उस प्रकार की ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, विचारधाराओं की पार्टी है, अपनों को लेके चलना, सम्मान से चलना। तो एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के परिवेश को देखते हुए गोपाल भैया, जो बृजमोहन जी के सबसे बड़े भाई हैं, उनके साथ मेल मिलाप हमारा पहले भी था। तो संघ के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी में टर्निंग पॉइंट के हिसाब से वहाँ पहुँचे। राजनीति में आने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? पैसा चाहिए, पावर चाहिए, गेम चाहिए, क्या कुछ सोच क्या होंगे आप? देखिए, क्या होता है, जब कोई तकलीफ में होता है उस समय उनका कोई संगवारी नहीं होता। राजनीतिक सफ़र में आज तक यहाँ पहुँचने का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना। रात को मेरा एक उद्देश्य है कि दिन में सब लोग मिल जाएंगे, लेकिन रात में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। और ये सब बातें मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सीखी है, अनुशासन से सीखी है। तो मैं रात को कभी भी जब घर जाता हूँ, तो पहले दिन से, जब से मोबाइल आना चालू हुआ है, तब मैं रात को, लोग दिन में साइलेंट करते हैं, मैं रात को घंटी में रख के मोबाइल सोता हूँ कि रात बेरात अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो उनके लिए मैं अवेलेबल रहूँ। क्योंकि रात के समय जब किसी को आवश्यकता होती है और कोई नहीं मिलता, तो अपने ही लोग उस
तो उनकी तकलीफ़ों को देख के मैंने राजनीतिक सफ़र चालू किया और जी। सेवा भाव मन में एक है आज भी। सर, जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, स्ट्रांग नहीं रहा है। उसके बाद आपका राजनीति में आना हुआ। आप अपना आदर्श किनको मानते हैं और कितना चुनौती भरा आपके लिए रहा? देखिए, राजनीतिक परिवेश नहीं रहा, व्यापारिक परिवेश से रहा हूँ। और राजनीतिक गुरु मैं खुल के हमेशा बोलता हूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। मैं बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उनके अनुशासित से इस भारतीय जनता पार्टी में आया और आगे बढ़ा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, उस प्रकार से राजनीतिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। हम उनका मार्गदर्शन में चलकर जनता सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं, संगठन मंत्री हमारे पवन भाई साहब जी हैं, पहले राम प्रताप जी रहे, उन सब की प्रेरणा लेकर मैं आज इस स्थान पे हूँ। जी, आप राजनीति के करियर के रूप में मान कर चल रहे हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब है आपका? देखिए ना, राजनीतिक मैं इसको पार्ट टाइम जॉब मान रहा हूँ या कैरियर नहीं मान रहा हूँ, ये एक सेवा भाव की जगह है। और ईमानदारी से अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो उसमें खुद ही आपकी उन्नति होगी, खुद ही आपके मार्ग आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ते साफ होते जाएंगे। तो मैंने आज तक कभी भी इसको किसी प्रकार का व्यवसायीकरण नहीं समझा। और आज भी जब इस स्थान में पहुंचा हूं तो कमल फूल भारतीय जनता पार्टी, उनके वरिष्ठ नेता, संगठन और बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ तक हूँ। और जनता सेवा, जब आदमी को तकलीफ़ होती है तो उनके लिए खड़ा रहना और उनके कार्य को पूर्ण करने से जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। तो सेवा भाव पहला परिपूर्ण, मेरा सेवा भाव पहला उद्देश्य। जी, आप धरातल पर रहकर काम किए हैं, लगातार जमीनी स्तर में रहकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो बूथ स्तर लेवल का रहता है वहाँ सब काम करते करते ये मुकाम हासिल किए। थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कौन कौन से पद में आप रहे हैं और कितना कुछ सबसे सफलता पहले आपको मिली है? मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा सिविल लाइन मंडल से। उस समय मेरे मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे सोनू सलूजा जी। आज भी उनको मैं अपने राजनीतिक जीवन का प्रथम अध्यक्ष मानता हूँ। और उनके साथ युवा मोर्चा में काम किया, उपाध्यक्ष रहा। तब हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे सड़कों में बांधते थे। जब बड़े राष्ट्रीय नेता आते थे तो हम लोग रात के 2-2 बजे तक झंडे बांधते थे। और हम लोग कैसे करते, सीढ़ियों का उपयोग नहीं करते थे। जब ये मरीन ड्राइव वाला जो जी रोड होता था उसमें बड़े बड़े पोल हुआ करते थे, तो रात को ट्रकों को रुकाकर उसके ऊपर खड़े होकर ट्रक वाले को 2 मिनट निवेदन करते थे, वो हमारी गाड़ी रोकता था। तो हम शंकर नगर से तेलीबांधा चौक थाने तक वो ट्रक के ऊपर चढ़ के उनके झंडों को बांधते थे। तब युवा मोर्चा के हमारे सोनू सलूजा जी अध्यक्ष हुआ करते थे, पूरी टीम युवा मोर्चा की थी। और एक ललक के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बांधना और कमल फूल के लिए। और मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा मंत्री रहा। फिर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में प्रदेश कोषाध्यक्ष रहा। फिर जब हमारी वर्तमान में, जब पूर्व में सरकार नहीं थी, तो वर्तमान कांग्रेस सरकार में जो मेयर हुआ करते थे प्रमोद दुबे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ाया नगर निगम में। भले मेरे उस समय पराजय हुई, लेकिन एक सीख मिली, अपनों की पहचान हुई। कार्यकर्ता चुनाव कैसे लड़े, कार्यकर्ता किस प्रकार चुनाव में आगे बढ़ सकता है, बूथ स्तर में किस प्रकार काम करते हैं। तो मैंने लोकसभा, विधानसभा में बूथ स्तर में काम किया है, पर्ची बांटी है और लोगों को घर घर जाके प्रचार किया है। और बूथ में बैठ के वोटिंग के समय मशीनों में जैसे सील लगी जाती है, किस प्रकार काम किया जाता है, वो सब चीज़ों को निभा के यहाँ तक आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पे हूँ। जी, लगभग 25 वर्ष आपको राजनीति में हो गया है और छत्तीसगढ़ को बने भी 25 वर्ष हो चुका है। जी। कितना कुछ बदलाव देखते हैं, क्योंकि आप युवा हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं, कितना कुछ बदलाव आया है? छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार विकास चलते आ रहा है। और मुझे लगता है कि इन 25 सालों में जितने साल भारतीय जनता पार्टी रही है, तब विकास का पराकाष्ठा को पार करते हुए छत्तीसगढ़ में, जो आज देश में छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के नाम से पहचाना जाता है। और सबसे ज़्यादा देश में रायपुर शहर, जो सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला अगर कोई शहर है तो रायपुर है। तो इसकी देन भारतीय जनता पार्टी है। और बहुत बदलाव है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे कानून व्यवस्था में हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार के लिए हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो किसानों की बात कर लें, हम आदिवासी क्षेत्रों की बात कर लें। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से विकासशीलों की गंगा और नींव का पत्थर भारतीय जनता पार्टी रही। जी, आप एक परिपक्व नेता की तरह बात कर रहे हैं सर, लेकिन जब बात हकीकत की करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक डेवलप्ड छत्तीसगढ़ बनने की ओर है, अभी बन चुका है, आपका ऐसा कहना है। लेकिन जब हम बात करते हैं चुनाव के दौरान मूलभूत सुविधाओं के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, तो विकसित छत्तीसगढ़ और चुनाव के दौरान ये मूलभूत सुविधा के ऊपर लड़ाई लड़ना, देखिए मूलभूत सुविधाएं कैसे मिलेंगी जब आप उन मूलभूत सुविधाओं को ऊपर तक पहुंचाएंगे। जो बड़े मंत्री हैं उन तक आप जनता की समस्याओं को पहुंचाएंगे। जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो जनता के द्वार जाते हैं।
उनका काम होता है जनताओं की सेवा करना, उनकी मूलभूत सुविधाएं देना। तो अभी तक आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार नहीं बनी, पार्षद हुआ करते थे, मेयर नहीं होता था। तो आज जब हम भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी ने देश को उस मुकाम में पहुँचाया, तो आज हर युवा चाहे वो कौशल उन्नयन हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई भी हो, धरातल में ही काम हो रहे हैं। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, जनता के बीच में कार्यकर्ता जाकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी जाकर सोशल मीडिया में दिखावा नहीं करते, वो ज़मीनी स्तर में काम करता है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक हमारा पहुंचने का लक्ष्य है। तो पंडित दीनदयाल जी के सपनों को पूरा करना और आजकल की युवाओं पीढ़ियों को साथ में लेके चलना और उस ज़मीनी स्तर में जिनको सुविधाओं की आवश्यकता है उनको बड़ों तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। और अभी वर्तमान स्थिति में तो हम हर छोटे मोटे मुद्दे भी, चाहे छोटी सी भी समस्या क्यों ना हो, हम बड़े नेताओं के साथ बैठ के, हमारे वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के साझा करते हैं और उन सुविधाओं को आगे बनाने की कोशिश करते हैं। युवाओं को साथ लेकर चलने की बात आप करें, लेकिन जब तक उनके हाथों को रोज़गार नहीं मिलेगा कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, रोज़गार के लिए आज आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के रोज़गार की संख्या जो आप बोल रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार में अपराध थे। कांग्रेस की सरकार में युवाओं को रोज़गार नहीं था। आज शिक्षा भर्ती में सबसे आगे है, पुलिस भर्ती में सबसे आगे है, स्वास्थ्य में भर्ती में सबसे आगे है। आज ट्राइबल के जितने आदिवासी क्षेत्र, दूरांचल के जितने युवा हैं, वो आज शहर में आके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मोदी जी का स्केल इंडिया जो चल रहा है, मोदी जी का जो आज लघु उद्योग के लिए जो योजनाओं के लिए लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है, तो युवाओं को रोज़गार देने के लिए मिल रहा है। आज आप नौकरी के लिए किसी युवा को बोल दो तो वो अपना खुद का व्यवसाय खोल के बैठा है। अगर आज नौकरी की हम बात करते हैं, मैं अपने ही अगर स्टोर में किसी को नौकरी देना चाहता हूँ तो मुझे खोजना पड़ता है। जब युवाओं को खुद का स्केल ऑफ इंडिया मिल रहा है, मेक इन इंडिया के तर्ज पे जब हम काम कर रहे हैं, तो युवा बेरोजगार नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को सबसे पढ़ाई लिखाई में शिक्षा प्राप्त करके हमारे क्षेत्रों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाके, उद्योग में जाके युवा रोजगार करने में लगे हुए हैं। खुद का बिजनेस चालू करने में, रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। जनता की हालत क्या होगी जब वहाँ के जो मुखिया है उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है, कितना ये खतरनाक इसका परिणाम हो सकता है? उसका भुगत रहे हैं, वो आज उनकी सरकार नहीं है, भुगत रहे हैं, बात अलग है सर। लेकिन जैसे कि जनमानस का मन रहता है कि हमारा जो मुखिया है कम से कम वो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अपना दम लगाएंगे, लेकिन जब उसके ऊपर करप्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है कि करोड़ों रुपए लिए हैं, तो किस प्रकार की राजनीति लोग विश्वास करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, ये आप इसमें ये कह सकते हैं कि गलती इंसान से होती है। जनता से भी गलती हो गई, उन्होंने गलत मुखिया चुन लिया, तो आज उन्होंने उस गलत मुखिया का चुनने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी कितने विधानसभा सीटों में है और कांग्रेस कितने विधानसभा में है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बोल होता है, कभी कभार किसी की हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कोई योजनाओं के बारे में आ जाता है। जनता बहुत सीधी सादी और भोली होती है। जनता का मन ये होता है जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जनता के साथ खिलवाड़ करने वाला कहीं नहीं रहता, और राजनीति में जो जनता के साथ खिलवाड़ करेगा उसका राजनीतिक जीवन कहीं नहीं चलेगा। तो सेवा भाव और ईमानदारी से काम करने वाली ही पार्टी आगे बढ़ेगी। आज कवासी लखमा जी जेल के भीतर है और उनका बयान आया था कि मैं पढ़ा लिखी नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ साइन करना है, कहाँ साइन नहीं करना है। बिरनपुर में जो घटना घटा था उसके बाद जो ईश्वर साहू जी को टिकट दिया गया, जिसका विधायक भी हैं वो भी तो पढ़े लिखे नहीं है। क्या बीजेपी उसी रास्ते में चल रही है? देखिए, उनकी और लखमा जी की बहुत अलग विचारधारा है। लखमा जी ने भ्रष्टाचार के कारण अंदर गए हैं, और ईश्वर साहू जी जो विधायक बने हैं वो एक गरीबी स्तर में रहकर, ज़मीनी स्तर में रिक्शा चलाकर, ज़मीन में गरीब को क्या तकलीफ़ है, वो जब वो रिक्शा चलाते थे तो उन्होंने पीड़ा देखी है, और जनता ने उनको उसी आश्वासन के साथ इस पद में बिठाया है। उनके और उनका हम एक दूसरे से कंपैरिजन करें तो बहुत अंतर हो जाएगा। वो आसमान है और वो लखमा जी ज़मीन है, क्योंकि साहू जी जो हैं, ईश्वर साहू जी, वो प्रैक्टिकल हैं। लखमा जी दारू की आबकारी विभाग में थे, तो उनको ये तो पता है मैं कौन से ब्रांड की शराब पीता हूँ, तो सील ठप्पा कहाँ लगा रहा हूँ, कहाँ साइन कर रहा हूँ, इतना तो पूछ सकते हैं। क्या लगता है बहुत लंबे समय तक सत्ता से दूर हटना पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जैसे कि बहुत बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा है, तो क्या 15 साल जो गैप रहा है सत्ता से उन लोग दूर रहे, तो जैसे सत्ता मिलने के बाद उन लोग जो भूखा व्यक्ति रहते हैं खाने के ऊपर कैसे टूटते हैं वैसे टूट पड़े, तो कितना सही है ये? देखिए, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे 1 रुपये का भ्रष्टाचार करे चाहे करोड़ का करे, वो भ्रष्टाचारी होता है।
और मैंने जैसे आपको कहा, राजनीति में जब आप आओगे तो आपके मन में अगर अच्छा मनसा होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और अगर आप मनसा गलत लेके जाओगे तो किसी को रोका नहीं जा सकता, वो एक दिन के लिए रहता है। इन्होंने 5 साल राज तो किया, लेकिन आपने देखा कि महापौर की स्थिति क्या हुई नगर निगम में, विधायक जो थे उनकी स्थिति क्या हुई, मंत्रियों ने कितने घोटाले किए, मुख्यमंत्री ने कितने घोटाले किए। तो मुझे लगता है सेवा भाव जीवन में, राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार करो, चाहे राजनीति करो, चाहे उद्योग लगाओ, चाहे आप मंदिर में जाओ, जहाँ तक जब तक आपके मन में सेवा भाव नहीं होगा तब तक भगवान भी आपको आशीर्वाद नहीं देगा और जनता भी नहीं देगी। जी, आप सेवा भाव की बात करें सर, सेवा भाव कांग्रेस पार्टी के भीतर भी है, ऐसा उनका कहना है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ हमारा चर्चा हुआ है इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो बोल रहे थे कि जितने विकास 5 साल में छत्तीसगढ़ का हुआ है अब स्वर्णिम अक्षर में लिखने के योग्य है। वो हम हारे इसलिए हैं क्योंकि जो बीजेपी की सेंट्रल एजेंसियां हैं वो हमें दबा दिए हैं नीचे। बीजेपी अपना पांव मजबूत करने के लिए क्या वाकई में एजेंसी का दुरुपयोग किया है? एजेंसी का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कानून व्यवस्था, संविधान जो है सबके लिए एक बराबर है। और जो ये ईडी की रेड पड़ रही है, जो वो बताना चाह रहे हैं, तो ये कागज़ इतने पत्थर निकल कहाँ से रहे हैं, करोड़ों रुपए कहाँ से निकल रहे हैं? ये कोई किसी घर में रख के तो गया नहीं है। आज जो सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी और जितने भी बड़े स्कैंडल, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर जो अंदर हुए हैं, एजाज ढेबर के भाई जो अनवर ढेबर हैं वो सब अंदर हुए हैं, कवासी लखमा अंदर हुए हैं। तो आप सोचिए, किसी के साक्ष्य बनाना इतना आसान नहीं है, और ये जो हुए हैं अपने कर्मों के कारण हुए हैं। किसी एजेंसी का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। एजेंसियां संविधान से चलती हैं, संविधान सबको मानना है, संविधान जो मानेगा वही देश में राज करेगा, और भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, संविधान से चलती है, और किसी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करती। जी, विपक्ष चिल्ला कर बस एक ही सवाल पूछ रही है सर कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो करप्शन व्यक्ति हैं वही भरे हुए हैं, क्या बीजेपी में सबके सब पाक साफ है? अब भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नाम बता दीजिए जो इस प्रकार से किए। अगर किसी ने, कहते हैं ना, जड़ से ख़त्म कर देना, अगर किसी ने ऐसा भ्रष्टाचार किया हो, एक नाम आप मेरे को बता दो 25 सालों में या इतिहास में कि इतने भ्रष्टाचारी, चाहे वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में 2000-5000 करोड़ शराब का घोटाला हो, चाहे किसी भी प्रकार का घोटाला हो, उसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का इस प्रकार नाम आया हो। पाक साफ क्या, एकदम साफ पार्टी है, साफ छवि वाली पार्टी है। जैसा दर्पण होता है उस प्रकार चेहरा दिखाने वाली पार्टी है। अगर कार्यकर्ता गलत करेगा, नेता गलत करेगा, तो उसको तत्काल जड़ से ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी भ्रष्टाचारी को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। विजय शर्मा जी पहली बार चुनाव लड़े हैं और जीत कर आए हैं, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है गृह मंत्रालय की। जिस प्रकार के हालात अभी छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, जैसे हम बड़ौदा बाजार की बात कर ले, या फिर लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, वाकई में क्या वो अनुभवहीन है? देखिए, विजय शर्मा जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कवर्धा में वो पद में रहे। उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया, युवा मोर्चा के साथ युवाओं के लिए कंधे से कंधा मिला के चले। और आज जो ये हमारे गृह मंत्री विजय भैया हैं, आज उनकी ही लगन से काम करने के कारण सोशल मीडिया में अपराध की खुलासा हो रहा है। पहले क्या होता था, अपराध होते थे लेकिन सोशल मीडिया में नहीं आते थे। आज अपराध को रोकने के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, जिन अपराधियों को खुलेआम सड़कों में घुमाया जा रहा है और टाइट कानून व्यवस्था की जा रही है, तो ये लोगों के अंदर दर्द हो रहा है, जो अपराधी हैं वो दर्द हो रहा है। क्योंकि आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी युवा हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जितने भी काम किए हैं, आज बस्तर में नक्सलवाद के लिए जो अमित शाह जी के साथ तालमेल मिला के चलना, दूरांचल में जाकर उतनी रात तक नक्सली क्षेत्रों में जाके दौरा करना, चाहे रायपुर शहर की राजधानी हो, चाहे वो सट्टा हो, चाहे जो इस्पा में जितने भी चल रहे हैं, आज तक आप 5 साल में, पुराने 5 साल में किसी में भी रेड डालते हुए देखे थे? किसी भी अपराधी को ऐसा सड़क में घुमाते हुए देखे थे? जो बहुत बड़ा कांड कर देता था तो फॉर्मेलिटी के लिए उसको पूरा किया जाता था। आज कानून व्यवस्था चौको चौबंद है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, तत्काल प्रभाव से आप पेपर में पढ़ेंगे, कोई अगर अपराध होता है तो वो 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल में होता है। मैंने नहीं देखा था कि पूर्व सरकार में ऐसा होता हो। गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं इसलिए उनका नाम हो रहा है, जो काम नहीं करता उसका नाम ही नहीं होता। कांग्रेस के कई बड़े नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो मिट्ठू हैं, जो भी बोलना रहता है ऊपर से जो आदेश मिलता है उसी को दोहराते हैं। देखिए, सहज सरल और मृदुभाषी और सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, जो लोगों को लगता है कि जो बड़े नेता बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो प्रदेश की राजनीति कर चुके हैं, केंद्र की राजनीति कर चुके हैं, वो सालों से दूरांचल के नेता रहे हैं, वो सौम्य स्वभाव के नेता हैं। उनको दिखावा करते नहीं आता, उनको किसी भी चीज़ का बवंडर करते नहीं आता। जो चीज़ है उसका शालीनता के साथ काम करना, शालीनता के साथ रहना, कार्यकर्ता के साथ ज़मीन में बैठकर भोजन करना। वो आप देखे होंगे कहीं भी जाते आते हैं तो बहुत ज़्यादा
उनका वो नहीं रहता, वो काम करने वालों में से हैं। जो काम करता है वो शोर नहीं करता। जी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 25 रुपये देंगे बोले थे भूपेश सरकार, और नहीं दे पाए। महतारी वंदन योजना बीजेपी बहुत बड़ी वादा किए थे, अभी लगभग 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को दे भी रहे हैं राशि। लेकिन दूसरा जो फेज़ शुरू करने के लिए बोले थे वो 2 साल पूरा हो चुके, अभी तक चालू नहीं किया गया। तो क्या वाकई आने वाले जो चुनाव है उसमें इसका परिणाम दिख सकता है, या फिर कब तक शुरू कर सकती है सरकार? महतारी वंदन योजना वापस चालू हो रही है। जिनके फॉर्म भराने थे, जिनके छूट गए, उनके वापस भरा रहे हैं। हम पार्षद होने के नाते जो वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक, मंडल स्तर से, और सरकार की योजना है कि उनको ज़मीनी स्तर में फॉर्म फिलअप कराए जाएँ, और जो क्राइटेरिया में आते हैं उनको फॉर्म भराकर उन माताओं बहनों को उनका 1000 रुपये महतारी वंदन का योजना का मिले। और जिनका बाय चांस नहीं आ रहा है, उनका त्रुटिवश नहीं आ रहा, उनका भी महतारी वंदन योजना दोबारा फॉर्म भराकर उनको 1000 रुपये देने के लिए चालू करने वाले हैं। और दूसरी जो लेयर आप बोल रहे हैं वो बड़ी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, बड़े नेताओं का निर्णय है। वरिष्ठ जन जो निर्णय लेंगे जनता हित में लेंगे। जी, आप वार्ड पार्षद हैं और जोन अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, राजधानी रायपुर में आप रहते हैं। लेकिन जो आज के युवा हैं लगातार नशे की ओर बढ़ रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम बात करें एक डेवलप्ड छत्तीसगढ़ आने वाले समय में? तो देखिए, अभी आपने देखा होगा सरकार ने हर चीज़ पे प्रतिबंध कर दिया है। अभी आने वाले समय में 11 बजे पब बंद हो जाएंगे, बार बंद हो जाएंगे। नशीली व्यक्ति जो बाहर से जो शराबखोरी, नशाखोरी हो रही थी, उसको रोक लगा दी है। युवाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को रोकने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और उन सब के बीच में अगर सबसे बड़ा कोई अगर कारण है तो सोशल मीडिया में आने वाले विज्ञापन, जो ग्लैमर के विज्ञापन आते हैं, दारू के विज्ञापन आते हैं, सिगरेट के विज्ञापन आते हैं। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज के तारीख में जब हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक खोलते हैं तो जिस प्रकार से बिटकॉइन के या आपके जो ग्लैमर के या जुआ खिलाने के जिस प्रकार के विज्ञापन आते हैं उनको रोकना चाहिए। नशे के जितने विज्ञापन आते हैं वो रोकना चाहिए, और सरकार इसमें पहल कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नशा रोकने के लिए रात बेरात, आपने देखा होगा कि अभी लगातार 6-7 महीनों से रात को पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है। बारों में, होटलों में प्रतिबंध किया गया है और पबों में भी रोक लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं नशा रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई है, क्योंकि ये पुरानी उपज है। पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से नशाखोरी को आगे बढ़ाया था तो उसको ख़त्म करते करते थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में ये भी जल्द समाप्त हो जाएगी। जी, इसी कार्यक्रम में सर दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ हमारा चर्चा हुआ था, तो उनका कहना था कि जितने भी वादे किए थे चुनाव के दौरान वो लगभग पूरे हो चुके हैं 2 साल के भीतर। और आने वाला जो 3 साल हमारे पास है उसमें एक डेवलप्ड छत्तीसगढ़ का हम विज़न तैयार कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो वादे की थी, अभी जो योजनाएँ चल रही है धरातल पर, उसका लाभ लोगों को मिल रही है? बराबर मिल रहा है। जैसे आयुष्मान कार्ड है उसमें बराबर लोगों को लाभ मिल रहा है। जो महतारी वंदन योजना है उसमें लाभ मिल रहा है। किसानों को 3100 रुपये मिल रहा है। आपका जो महिलाओं के लिए जो उद्योग छोटे छोटे लगाना है उनका मुद्रा वाला लोन का चल रहा है। और अभी आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 500 करोड़ अभी स्वीकृत किए हैं रायपुर डेवलपमेंट, राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए। और वार्ड स्तर तक जाकर आर्किटेक्ट, इंजीनियर और जो भी विभाग है, सारे विभाग तक ज़मीनी स्तर में जाकर जनता की परेशानी पूछकर जनता की सुविधाओं को, जो जनता को सुविधा चाहिए, चाहे वो सुलभ शौचालय हो, चाहे राशन दुकान हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, जो भी अन्य सुविधाएं चाहिए, उन तक ज़मीनी स्तर में जाके पार्षद के साथ, बूथ मंडल के अध्यक्ष के साथ, बूथ अध्यक्ष के साथ मिलकर सर्वे करा रही हैं। और उन सर्वे के द्वारा योजनाएं तैयार करा के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और पूरे राज्य को, ये पूरे राज्य में इस तरह का कार्य चल रहा है। आने वाले आप 3 साल में देखेंगे जो डेवलपमेंट 5 साल में रुक गया था वो डबल स्पीड से होगा, और 6-8 महीने में आप इसका फ़र्क देखना चालू कर देंगे। राजधानी रायपुर में पिछले कुछ दिनों में लगातार शिकायतें आ रही कि जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं वो लगातार डेवलप किए जा रहे हैं, तो इनके रोकथाम कितना ज़रूरी है और क्या कुछ उपाय इसके लिए हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी ने टाउन एंड कंट्री पार्टी को निर्देश दिया है। जैसे हमारे जोन में जोन अध्यक्ष होने के नाते जितने भी नक्शे पास होने आते हैं, जितने बड़े बिल्डर हैं, उन पर शिकंजा कसकर उनकी चीज़ों को समझकर जो क्राइटेरिया है उसी में मकान बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। कहीं पे भी अवैध प्लाटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आज के तारीख में रायपुर और अन्य ज़िलों में बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है और अवैध प्लाटिंगों को रोका जा रहा है। जोन अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू से चलाने के लिए। घूसखोरी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो जो जोन के भीतर है जितने भी कर्मचारी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है, आप जान रहे हैं सब चीज़ को, ये सब चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, तो इससे भी निपटना बहुत ज़रूरी है।
देखिए ये जो आप बोल रहे हैं कि कमीशन खोरी वोरी चल रहा है, वो जिनका काम नहीं होता है उनके ये शब्द होते हैं। जिनका काम होता है वो तो कभी नहीं कहते। और आजकल सब ऑनलाइन हो गया है सिस्टम। आजकल कंप्यूटराइज युग में जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, यहाँ घूसखोरी वाला कोई सिस्टम नहीं रहा है। ये जो अनलीगल काम कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं हट के काम हो, वो एक बवंडर बनाते हैं कि घूसखोरी बढ़ गई। जबकि मेरे जोन अध्यक्ष बनने के बाद जितना नगम को मैंने देखा है, हर सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। यहाँ कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो मैनुअल चलता हो। यहाँ टैक्स ऑनलाइन पटाई जाती है, नल का कनेक्शन ऑनलाइन लगाया जाता है, स्ट्रीट लाइट के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है, सफाई के लिए ऑनलाइन ठेका होता है, कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन गिनती होती है, बाकायदा जो कर्मचारी सफाई का काम करते हैं उनकी फ़ोटो जनरेट होती है। यहाँ जितने विभाग हैं, यहाँ पे जल विभाग है, TNC टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, आपका टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सफाई डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जोन कमिश्नर साहब के जो सारों हैं, पर्यावरण डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। वो समय गया जब आदमी बोलता था कि मैनुअली काम होता है, घूसखोरी होती थी। लेकिन अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार आई है, चाहे वो महापौर जी का क्षेत्र हो, चाहे हमारे जोन में हो, कहीं घूसखोरी और कहीं भी पैसे के लेन देन की बात किसी की हिम्मत नहीं अधिकारी कोई कर सके। जी सर, एजाज ढेबर जी के साथ हमारी चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि जब मैं पदभार संभाला तब रायपुर की स्थिति शून्य थी, और जब मैं 5 साल पूरे किए तो रायपुर 100 में पहुंच चुकी है। मीनल चौबे जी के बारे में कह रहे थे कि वो महिला हैं, संभाल नहीं पाएंगी। लेकिन नारी शक्ति बहुत बड़ी होती है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे महापौर हमारी दीदी मीनल दीदी बनी है। जितनी सरल और सौम्य और जितनी उनका कहना चाहिए कि जिस अंदाज में वो बात करती हैं, हर किसी को अपना। आज हम जब जाते हैं तो एक बड़ी बहन जैसे वो हमसे मिलती है, हमको लगता है कि हम बड़ी बहन से मिलते हैं, छोटे भाई जैसे वो हमसे बात करती हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो जितना अधिकारियों के साथ घुल मिलकर, और अधिकारियों को जहाँ पे डांट डपटना है, जहाँ पे काम कराना है, अधिकारियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि 5 साल, जब भी 15 साल से जब कांग्रेस के मेयर हुआ करते थे तो कोई मेयर नाला देखने नहीं निकलता था। आज महापौर जी हर वार्डों में पार्षदों के साथ जाकर, जोन अध्यक्ष, जोन कमिश्नरों के साथ बैठकर हर महीने बैठक लेती हैं, और उनकी समस्याओं को जानकर, अधिकारियों से चर्चा कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए रात के सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से जो 7 बजे से अगर निकलना है, 9 बजे निकलना है, तो रात के 10 बजे तक वो अपने क्षेत्रों में काम करती हैं। और क्या काम करेंगे इससे ज़्यादा। एजाज ढेबर जी मेरे को बता दीजिए कि हमारे वार्ड में कभी आए हों। मेरे को अच्छे से याद है, वो 5 साल में एक बार वो चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले एक शिविर लगाने आए थे, जिसमें निदान भी लोगों का नहीं होता था। बीजेपी पार्टी अपने पार्टी के अंदर जो युवा का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना चाह रही है, लेकिन जो आजकल के युवा हैं उनके अंदर धैर्य की कमी है। उनको बस ये लगता है कि राजनीति एक चकाचौंध है, उसमें जाके हमें चमकना है, पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। कितना खतरनाक हो सकता है ये? देखिए ये बात आपकी सही है, युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, बड़ों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, और जो जितना धैर्य रखेगा और जितनी सौम्यता के साथ, शालीनता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में सेवा भाव से जुड़ेगा तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आज नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज ईश्वर साहू जी साइकिल रिक्शा चलाते थे, हाथ रिक्शा, आज विधायक हैं। ऐसे हमारे कई नेता हैं। और जैसे राजेश मुणत जी छात्र जीवन से, उन्होंने एक छोटी सी उनकी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, तब से वो काम करते आ रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विजय शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी छात्र नेता से रहे, हमारे जो जोन कमिश्नर हैं वो भी छात्र नेता रहे। तो जो जितना सब्र करेगा, और राजनीति में चकाचौंध कभी काम नहीं आती, सोशल मीडिया में फोटोबाजी काम नहीं आती, ज़मीन में जनता के लिए जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि धैर्य और अपनेपन के साथ जन समस्याओं को देखते हुए, और मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान के मौके का फ़ायदा न उठाएं, उसकी सेवा में करें, उसको मदद करें, तो आपको राजनीति में चमकने की ज़रूरत नहीं है, आप ही खुद ही सूर्य बन के चमक जाएंगे। सेवा करेंगे और किसी के लिए आप किसी की दुआ लेंगे, और किसी के दुख के समय अगर आप काम आएंगे तो ईश्वर भी आपको बहुत आगे ले जाएगा। जी, अक्सर ये देखा जाता है, और कहते हैं कि जो जोन अध्यक्ष रहते हैं, फिर जो पार्षद, वार्ड पार्षद रहते हैं, उनका एक रोना रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, जबकि राज्य सरकार बोलती है कि हमारे पास पर्याप्त फंड है। कैसे अपने एक इनकम को बढ़ा सकती है जोन, और कैसे बेहतर तरीके से इसको क्रियान्वयन कर सकती है? देखिए राजस्व तब बढ़ता है जब डेवलप हो, और इसमें जागरूकता की बहुत ज़रूरत होती है। जितने डेवलपमेंट हो उसको ईमानदारी से किया जाए, जिनका टैक्स लगता है उनको टैक्स हम ईमानदारी से पटाएं, अवैध निर्माणों को रोका जाए। और जो सरकार ने अभी नियमितीकरण, भारतीय जनता पार्टी ने अभी भविष्य में नियमितीकरण लाएगी, उससे भी एक राजस्व बढ़ने का तरीका, एक राजस्व बढ़ता है।
और जितने आप वेल डेवलपमेंट रहेंगे, जितना डेवलपमेंट चाहते हैं उतनी चीज़ों को बनाएंगे, स्वच्छता के साथ काम करेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों का जो ऑनलाइन सिस्टम मोदी जी ने किया है, जो आज हम पक्के की तरफ जा रहे हैं, कच्चा काम यानी नकदी काम बंद कर रहे हैं और जो ऑनलाइन सिस्टम में आते जा रहे हैं, तो राजस्व वहीं से बढ़ेगा। टैक्स उसलिए दिया जाता है जितना विकास कार्य बढ़ाया जा सके। तो मुझे लगता है राजस्व बढ़ाने के लिए हम जितने चोरी कम करेंगे, जितना हम सरकार से छुपाएंगे, उतना हम अपने आप को पीछे करते जाएंगे। और जितना हम सरकार के साथ मिलकर उनके टैक्स में भागीदारी करेंगे और राजस्व बढ़ाएंगे, उतना डेवलपमेंट बढ़ेगा, उतना एजुकेशन बढ़ेगा, उतना स्वास्थ्य बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि महापौर जी ने राजस्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन का जो सिस्टम हुआ करता था, पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून जैसे सालों चलता है, लेकिन अभी साफ तौर पे राजस्व विभाग को निर्देश किए हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठकर ऑनलाइन जिनके जितने भी राजस्व पटाने के लिए लोग आते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पटाया जाए और उनको समय ना लगे। तो राजस्व पटाने के लिए लोग खड़े होते हैं लाइनों में, लोगों को देर लगती है, तो कई लोग तो इसलिए लौट जाते हैं, चलो भैया हम अब नहीं पटाते, अगली बार पटाएंगे। लेकिन अभी जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर ऑनलाइन टैक्स पटाकर राजस्व बढ़ाया जा रहा है, और विकास में भी जितने डेवलपमेंट हुआ जा रहा है उन सब पे टैक्स लगाकर राजस्व बढ़ाया जा रहा है। बहुत शानदार बात की सर आपने। मेघानी जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? जो पार्टी तय करेगी, जो संगठन तय करेगा। मैं तो आज भी जब जोन अध्यक्ष, पार्षद और मंडल अध्यक्ष हूँ, तो अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। और मैं तो ये सब कहता हूँ कि आप ही जितने कार्यकर्ता आते हैं उनसे ही कहता हूँ, आप ही अध्यक्ष हो, आप ही पार्षद हो, आप ही मंडल अध्यक्ष हो, क्योंकि ये पद आना जाना है। और कार्यकर्ता का पद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आज भी हमारे वरिष्ठ नेता कहते हैं, कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। और आप कार्यकर्ता बन के रहोगे तो आपको किसी पद में दुखी नहीं होगा। मैं तो आज 25 साल में, मेरे को लगता है मैं 10 साल कार्यकारिणी सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। और आज भी जब मैं पार्टी मीटिंग में जाता हूँ तो सबसे पीछे बैठना पसंद करता हूँ, मंच में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारा स्थान कार्यकर्ता के रूप में है काम करने का। और पार्टी सब देखती है, और भारतीय जनता पार्टी वो है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत आगे तक ले जाती है। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो आज के युवा हैं उनको धैर्य के साथ कार्यकर्ता के रूप में बन के काम करेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। राजनीति और व्यवसाय के अलावा आपकी रुचि किस में है? मेरे को OTT में पिक्चर देखना बहुत पसंद है, अपने फैमिली के साथ रहना जब मौका मिल जाए। और रात को थोड़ा सा लेट नाइट जगना पसंद है। और जब भी मौका मिलता है, मैं अपने गर्व महसूस करता हूँ, बृजमोहन जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उनके कार्य करने की शैली मेरे को बहुत पसंद है और दिल से मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि वो जो काम करते हैं, ऐसे तो हमारे सब नेता काम करते हैं, हमारे केदार भैया भी बहुत अच्छा काम करते हैं, राजेश मुड़त जी हैं, पुरंदर मिश्रा जी हैं, हमारे सारे विधायक मंत्री श्यामा प्रसाद, श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, विजय शर्मा जी हैं, OP चौधरी जी हैं। OP चौधरी जी भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष करके कलेक्टर का पद छोड़कर उन्होंने विधायक की टिकट मेरी हार गया, उसके बाद उन्होंने अपना हार को स्वीकार करते हुए दोबारा संघर्ष करके यहाँ पहुँचे। तो मुझे लगता है कि जीवन में संघर्ष, और युवाओं को तो OP चौधरी जी, बृजमोहन जी, राजेश मुड़त जी, विजय शर्मा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मनोरंजन के हिसाब से जब मौका मिलता है तो समय निकालता हूँ। और पशुओं से प्रेम है मेरे को बहुत जी, और मुझे उनका लगता है उनकी सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और माता पिता की सेवा तो सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरी माता जी और पिताजी शांत हुए हैं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। और पशु प्रेम, पशुओं की सेवा हमको हमेशा करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद, आप समय निकाला सर, हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ खास संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं? मैं इतना ही युवाओं को कहना चाहूँगा कि धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ और अपने सुविधाओं के साथ राजनीति को सुविधा का केंद्र न समझें, सेवा की समय समझें, संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा ही आपको ऊंचाइयां मिलेगी। और सबका मान सम्मान, अनुशासन, वरिष्ठ लोगों का सम्मान, अपने छोटों को सम्मान देकर काम करें और पार्टी के विचारधारा पे चलें और पद की लालसा में ना रहें। और आज इस पार्टी में, उस पार्टी में और सोशल मीडिया में अपने आप को बड़ा नेता साबित, चकाचौंध से दूर रह के ज़मीनी स्तर में काम करें जी, तो पार्टी पक्का मौका देगी। तो आप सुन रहे थे युवा नेता सचिन मेघानी जी को, जिनका कहना है कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, शांति से अपना काम करते रहो, जो आदेश मिलता है उसका पालन करते रहो, एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।